इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत इशरत की वालिदा की अर्जदाश्त पर समाअत के लिए तैयार हो गई है। इशरत की वालिदा ने एनकाउंटर में मुलजिम रहे 2 साबिक पुलिस अफसरान डीजी वंजारा और एनके अमीन की उस अर्जदाश्त को चैलेंज किया है जिसमें उन्होंने अदालत से उनके खिलाफ जारी तमाम मुकदमात को रद्द करने की अपील की है। वंजारा और अमीन ने गुजरात हुकूमत के जरिए सीबीआई को उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने के अहकामात की दलील पेश की है। और अब बात साइंसदानों की अपील की। मुल्क के 150 से ज्यादा साइंसदानों ने हुजूमी तशद्दुद से जुड़े लोगों के खिलाफ वोट देने की अपील की है। इसके साथ ही अदम मसावात, इम्तियाजी सलूक और डर के माहौल के खिलाफ वोट देने की दरख्वास्त की गई है। इनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, अशोका यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंसदान शामिल हैं। इनके जरिए जारी बयान में कहा गया है कि ऐसे लोगों को खारिज करना चाहिए जो लोगों को मारने के लिए उकसाते हैं या उन पर हमले करते हैं, जो विंग मजहब, जात और जिनसे जुबान या खास इलाके की वजह से इम्तियाजी सलूक करते हैं। साथ ही साइंसदानों ने यह भी बताया है कि मौजूदा हालात में साइंसदान, कारकुन और अक़लियत पसंद लोग घबराए हुए हैं। अलग राय रखने वाले लोगों का इस्तेहसाल करना, जेल में बंद करना, कत्ल कर देना जैसे वाकयात हो रहे हैं। उन्होंने वोटर से अपील की है कि ऐसे माहौल को खत्म करने के लिए सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। साथ ही वोटर से साइंसी मिजाज से मुतालिक अपने आईनी फर्ज को याद रखने का भी जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 100 से ज्यादा फिल्म साजों और 200 से ज्यादा कलमकारों ने भी मुल्क में नफरत की सियासत के खिलाफ वोट करने की अपील की थी। साइंसदानों की अपील हुजूमी तशद्दुद से जुड़े लोगों के खिलाफ वोट दें, इस बात को लेकर है। खबर कर्नाटक से। रियासत कर्नाटक की मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम सबीलुर रशाद में इन दिनों सियासतदानों के आने जाने का तांता बंधा हुआ है। मामला कुछ नया नहीं है, रिवायत है, पुरानी है। इलेक्शन लड़ रहे उम्मीदवार, सियासी लीडर रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी से मुलाकात करते हुए दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। रियासत कर्नाटक में जब कभी भी इंतखाबात का मौसम आता है, दारुल उलूम सबीलुर रशाद में सियासी लीडरों की चहल पहल दिखाई देती है। कांग्रेस के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद, कृष्णा बाइरेगौड़ा, रिजवान अरशद ने दारुल उलूम सबीलुर रशाद पहुंचकर रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी से मुलाकात की। इंतखाबात में जीत के लिए अमीर शरीयत से दुआओं की दरख्वास्त की। मौलाना साहब हजरत के साथ मिलके उसका आशीर्वाद लेने आया हूँ। दुआ करने के लिए मैंने एक प्रार्थना भी किया हूँ, जो आगे आने वाले दिनों में जो कर्नाटक और खासतौर और बेंगलोर एक बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, अमन और चैन बरकरार रखने के लिए, दुआ मांगने के लिए और फिरका फरस्ती ताकतों को दूर रखने के लिए मैं एक पार्टी की ओर से मेरी तरफ से भी उससे मैं रिक्वेस्ट किया हूँ एक अच्छा मैसेज देने के लिए। So today I have reached out to our spiritual heads of our society and currently I'm in the very famous institution of Karnataka and I've taken the blessing of Amir Sharif in Nagwara. It is a very reputed institution and an old establishment. कर्नाटक की कुल 28 पार्लिमानी हलकों में इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार रिजवान अरशद को टिकट दिया है। रियासत के मुसलमानों में कांग्रेस पार्टी के तई नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इस मसले पर रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने कहा है कि राज्यसभा और कानून साज काउंसिल में नुमाइंदगी फराहम करने का कांग्रेस आला कमान से मुतालबा किया गया है। अगर नहीं भी देंगे तो हमने मुसलमान तमाम लीडर ने एक डिमांड रखी हुई है, अगर आप एक ही देंगे दूसरा नहीं दे सकेंगे तो हमारे को
इलेक्शन जैसा ये अपना नॉमिनेशन जब भी ख़त्म होता है, सेकेंड फेज नॉमिनेशन 4 तारीख तक टाइम है। 4 तारीख ख़त्म होने के बाद हमारे CLP लीडर प्लस हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट दिनेश गुंडूराव साहब बैठ के प्रेस मीट करके कमिटमेंट करना कि हम अगली जो 2020 के अंदर अप्रैल के अंदर जो राज्यसभा आ रहा है प्लस MLC आ रहा है, उसके अंदर एक राज्यसभा एडिशनल हमको मुस्लिम को देना चाहिए प्लस MLC देना चाहिए। ये डिमांड रखिए। पिछले पार्लिमानी इंतखाबात में बेंगलुरु शहर के तीनों पार्लिमानी हलकों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। इस मर्तबा का इलेक्शन कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। तो दौर इंतखाबात का है, मंशूर जारी किए जाने का भी मामला चल रहा है। लोकसभा इंतखाबात के लिए जारी किए गए इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक से कांग्रेस ने मुख्तलिफ रियासतों के दारुल हुकूमत और कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक से कई पहलुओं पर बातचीत की गई, वहीं नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा गया। प्रधानमंत्री बौखला गए हैं और बीजेपी के खेमे में हड़बड़ाहट है। इनकी हार निश्चित है। जो सामने पराजय दिख रही है उसको देख के ये अनाप शनाप बात करते हैं। हम असली मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। हम नौकरी की बात करना चाहते हैं, किसान की बात करना चाहते हैं, महिला की सुरक्षा की बात करना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था की बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री गाली, अपमान और आरोप की बात करते हैं। हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। 15 लाख का वादा था, वो भी झूठा था। जो अच्छे दिन लाने का वादा था, वो भी झूठा निकला। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि और इसीलिए इस मैनिफेस्टो का टाइटल है कांग्रेस विल डिलीवर। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मोदी साहब के वक्त में गरीबी फिर वहीं पहुंची, क्योंकि उन्होंने जितने भी वादे किए थे 10 करोड़ रोजगार के, बाकी चीजों के, ये तमाम चीजें न हुई। और फार्मर्स के लिए विशेष रूप से उन्होंने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन चलते चलते एक इलेक्शन स्टंट उन्होंने शुरू कर दिया इलेक्शन अनाउंस होने से 1 महीना पहले कि हर फार्मर को 6,000 रुपए पर ईयर मिलेंगे। हमने एक नई स्कीम बनाई कि हमारे देश में फार्मर्स के लिए अलग स्कीमें बनाई जाएंगी, लेकिन एक आम गरीब, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो देहात में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो और कहीं भी रहना हो, उसको मिनिमम न्यूनतम आयु होनी चाहिए जिससे वो गुजारा कर सके। कम आमदनी वालों के लिए 72,000 रुपए हर साल उनके अकाउंट में जाने चाहिए। हम सब देखते हैं, हम समाज में देखते हैं, अपने दोस्तों में देखते हैं कि वो एक ऐसी फौज है जो कोई भी तर्क को सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती, और अगर कोई भी उन्हें ज्यादा तर्क दे दे या उनसे अलग कोई विचार रख दे तो वो तुरंत उन्हें देशद्रोही का सर्टिफिकेट थमा देते हैं। ये भी हमने देखा और आज पूरा हिंदुस्तान इस बारे में चर्चा करता है कि यह अंधभक्त है। जब हम देखते हैं कि लोग बेवजह तारीफ कर रहे हैं, हर झूठ को सच, मोदी जी के हर झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये अंधभक्त है। तो कुछ नया नहीं है और ये वीडियो पूर्णतः व्यंग के रूप में बनाए गए थे और हम कोई कारण नहीं देखते क्यों इन्हें रिजेक्ट होना चाहिए। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन पे भी सरकार का दबाव है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि कश्मीर में आफ्वा खत्म करके हम देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अरुणाचल में अभी 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आफ्वा लगा हुआ था 32 साल से, वो खत्म किया गया। एक और स्टेट यानी मेघालय में पहले आफ्वा को खत्म किया गया 2015 में, और वो बीजेपी के दौर में हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी आफ्वा लागू कुछ जो है लगातार लागू है उसको खत्म करे तो वो सारा काम देशभक्ति का है। अगर हम कह दें कि कश्मीर में आफ्वा लागू करने को हम सिर्फ रिव्यू करेंगे, हमने अभी ये नहीं कहा कि खत्म कर दें, हमने रिव्यू करने की बात कही है, तो हम देशद्रोही हो गए।
इंतखाबात के मौके पर हर सियासी जमात अपने एक खास मैनिफेस्टो को लेकर आवाम के दरमियान जाती है ताकि वो आवाम को ये बता सके कि इस पार्टी का विजन क्या है, इसका एजेंडा क्या है, वो आवाम के लिए क्या करना चाहती है। मगर हैदराबाद की एक ऐसी सियासी जमात है जो बगैर मैनिफेस्टो के इंतखाबात में न सिर्फ ये कि हिस्सा लेती है बल्कि गुज़िश्ता 40 सालों से कामयाबी भी हासिल करती आ रही है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी पार्टी है? एक रिपोर्ट देखिए। हर सियासी जमात किसी खास एजेंडे और मैनिफेस्टो को लेकर सियासी मैदान में कदम रखती है। इंतखाबात में कामयाबी के लिए पहले मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है ताकि वोटर्स को ये बता सकें कि वो कामयाबी के बाद क्या काम करने वाले हैं। मैनिफेस्टो की तैयारी के लिए एक्सपर्ट्स की खिदमत ली जाती है, मगर हैदराबाद की एक ऐसी सियासी जमात MIM जो बगैर किसी मैनिफेस्टो के इंतखाबी मैदान में कदम रखती है और गुज़िश्ता 40 सालों से कामयाबी हासिल करती आ रही है। MIM लीडरों का कहना है कि अवाम ही इनका एजेंडा है और इनके मसाइल का हल ही इनका मैनिफेस्टो है। साल 1951 में हल्क़े पार्लियामेंट हैदराबाद का क़याम अमल में लाया गया। हल्क़े पार्लियामेंट हैदराबाद में जुमला 19,59,490 वोटर्स हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद ज्यादा है। 60% अक़लियती वोटर्स हैं। हल्क़े हैदराबाद में जुमला 7 असम्बली हल्क़े हैं। साल 1984 से आज तक लोकसभा हैदराबाद की सीट पर MIM का कब्जा है। मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने लगातार 6 मरतबा कामयाबी हासिल की थी। असदुद्दीन ओवैसी भी इसी हल्के से 3 मरतबा कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब चौथी मरतबा असदुद्दीन ओवैसी हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हर शहरी को अपने वोट का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। बनना चाहिए हैदराबाद शहर में 49%, 50% क्या है, इसको बढ़ाइए, 100% करिए। एक सरकार, एक गवर्नमेंट आपके लिए इतना काम कर रही है, आप आगे बढ़िए। असद ओवैसी ने हैदराबाद के इलाके इर्रागड्डा में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान बीजेपी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब तक KCR जिंदा हैं, तेलंगाना में बीजेपी अपने कदम नहीं जमा सकती। यही इलेक्शन में इनके बढ़ते हुए कदमों को रोक दो आप। ये जो जहर फैला रहे हमारे दिलों में, इसको खत्म कर दो आप। और याद रखो, KCR जब तक रहेगा तेलंगाना में इंशाल्लाह बीजेपी नहीं बढ़ेगी। काम हम कर रहे हैं और यही इनको पसंद नहीं आता। और फिर मिस्टर मोदी बोलते कि ये महामिलावट है, ये अपोजिशन का अलायंस महामिलावट है। मिस्टर मोदी, आपके कल स्टेज पर मैं पूरे लोगों को देखा, पूरे पेडलू थे। यहाँ कौन है? 1 शेरवानी, 1 यादव, 1 दलित, 1 कम्मा, एवरीवन टुगेदर। ये गुलदस्ता है फूल, हम फूल बनाते ना, फूल कैसा रहता है? 1, 2, 3 पूरे फूल बनाए तो गुलदस्ता बनता। इनके पास क्या है? खाली एक ही कमल का फूल ले लो बस। हम बोले नहीं, यहाँ पे हर किस्म का फूल है। तेलंगाना में MIM TRS की इत्तेहादी जमात है। असद ओवैसी ने TRS के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की वोटर्स से अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली के 250 से जायद आइम्मा व मौज़नीन दिल्ली हुकूमत और LG की सियासी जंग के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले आइम्मा व मौज़नीन को केजरीवाल हुकूमत के जरिए ऐलान करदा इजाफी तनख्वाह तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीनों से असल तनख्वाह भी खातों में जमा नहीं हुई है। एक रिपोर्ट। दिल्ली वक्फ बोर्ड 180 से ज्यादा मस्जिदों के 250 से ज्यादा इमाम और मुअज्जिन को सैलरी देता है। मौलाना हारून रेस कोर्स मस्जिद के इमाम भी इन्हीं में से एक हैं। पिछले 34 सालों से अब तक वक्फ बोर्ड इन्हें सैलरी देता आया है। आखिरी बार फरवरी में पुरानी सैलरी मिली थी, लेकिन पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं आई है। मौलाना हारून कहते हैं कि वादा किया गया था फरवरी से बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। बढ़ी हुई सैलरी तो दूर, पुरानी सैलरी मिलना भी बंद हो गई है। इसलिए वक्फ बोर्ड से हम सैलरी पहले ही से लेते चले आ रहे हैं। अब सरकार ने जो इजाफा की बात की थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। उसमें हम चेयरमैन साहब से मुलाकात की थी और हमने वो तमाम चीज़ें देखी। उनकी मेहनत के अंदर कोई कमी हमें नहीं मिलती, लेकिन ये हमें अंदर का पता नहीं मामला कहाँ अटका हुआ है। वो कहते हैं कि सरकारी अफसरान साइन नहीं कर रहे हैं।
ऐलान के मुताबिक बढ़ी हुई सैलरी हमें जनवरी 2019 से मिलनी चाहिए। उसमें हमें जनवरी की तनख्वाह नई बढ़कर नहीं आई, बल्कि उसमें भी वही पुरानी तनख्वाह जो आ रही थी वो आई। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 23 जनवरी को इमामों की सैलरी 9,000 से 18,000 और मुअज्जिन की तनख्वाह 8,000 से 16,000 करने का ऐलान किया था, लेकिन 3 महीने बाद भी वक्फ बोर्ड में पेच फंसा हुआ है। वक्फ बोर्ड के सीईओ फाइल पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में 5 करोड़ रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड के खाते में होने के बावजूद इमामों की सैलरी अटकी हुई है। इमामों की सैलरी को ऑनरेरियम बढ़ाने का फैसला बोर्ड का था और उसको सैलरी देने की जो जिम्मेदारी है वो भी बोर्ड की है। लेकिन पहले जो हमारे सीईओ साहब थे, सीईओ साहब ने उस चीज़ से इनकार किया। हमने जब नया सीईओ मांगा तो दूसरे सीईओ साहब आ गए हैं, वो अथोराइज सिग्नेटरी अभी नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी चीज़ों को फंसा के रखना चाहती है और वो नहीं चाहती कि बोर्ड एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी काम कर सके। जो पार्लियामेंट का मकसद था कि बोर्ड जो है ऑटोनोमस बॉडी है, वो उस पर्पस को फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए 3 साइन अथॉरिटी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड, सीईओ और डिप्टी सीईओ में से 2 लोगों के दस्तखत होने जरूरी है। पिछले सीईओ आबिद हुसैन फाइल पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से नए सीईओ को लाया गया। नए सीईओ का साइन अथॉरिटी के तौर पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो डिप्टी सीईओ फाइल पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है। ऐसे में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने नया रेजोल्यूशन पास करके हिमाल अख्तर, चेयरमैन अमानतुल्लाह खां और सीईओ को अथॉरिटी बनाया है। चेयरमैन अमानतुल्लाह खां और हिमाल अख्तर ने फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पुराने रेजोल्यूशन का हवाला देकर डिप्टी सीईओ के दस्तखत जरूरी बता रहा है और इस तनाज़े में दिल्ली के 250 इमामों का चूल्हा ठंडा हो गया है। इमामों की सैलरी के मामले को अगर गहराई से देखा जाए तो ये पूरा मामला तकनीकी से ज़्यादा सियासी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले से चुनावी फ़ायदा लेना चाहती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी को इससे रोकना चाहती है। यही वजह है दिल्ली के एलजी और दिल्ली वक्फ बोर्ड में पेच फंसा हुआ है, जिसमें इमाम अपनी बढ़ी हुई सैलरी तो क्या, अपनी पुरानी सैलरी भी नहीं ले पा रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो ये है मामला और इस तरह से होती है सियासत। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एक अच्छा मुल्क है, यहाँ जिंदगी को बेहतर बनाने और तरक्की व खुशहाली के रास्ते तय करने की खासी गुंजाइश मौजूद है। ये मानना है बैरूनी ममालिक के उन तालिब इल्मों का जो हुसूल तालीम के लिए हिंदुस्तान में मुकीम है, लेकिन इस नई नस्ल का मानना है कि मुल्क में मुख्तलिफ हवालों से मनफी रुझानात तेजी से फरोग पा रहे हैं, जो लम्हे फिक्रिया हैं। हम समाज को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, ये मौजू था इस मुज़ाकरे का, जिसका एहतमाम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में किया गया था। इस मखसूस और अहम मौजू पर तबादले ख्याल के लिए मुख्तलिफ ममालिक के तलबा व तालिबात को बोलने का मौका इस मकसद के तहत दिया गया था कि वो अपने अपने ममालिक के मसाइल और हालात की रोशनी में कोई तजवीज़ पेश कर सके। साथ ही हिंदुस्तान में रहने के बाद वो यहाँ के माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपने मुफीद और कारगर मशवरों से नवाज सके। We are looking for a positive change to our society. So first and foremost, we have to look at the way our society is organized. Is it beneficent to all of us, or is it the main causes of the problems? So when we find out such a problems, by treating and attending to cure those problems, because all those issues that brings social challenges in the community, so finding another way and the solution to that, definitely we are having a good and better environment, etc. We need to educate ourselves so that we do not unconsciously or consciously allow to reinforce the problems that we are facing in the society. बैरूनी ममालिक के तलबा ने मुख्तलिफ बुनियादों पर हिंदुस्तान की तारीफ तो की, ताहम कहा कि ऐसा महसूस होता है कि नई नस्ल में मुख्तलिफ हवालों से मनफी रुझानात फरोग पा रहे हैं, जिन्हें रोकने की जरूरत है। The way that I see is in India, it's the negativity and extremism in the young generation's mind, and the only way to fix it is to turn the negativity into positivity and to give them hope for welfare and comfort. So we need to motivate each other. We need to support each other in each kind of change. So all these negative changes that is happening, all this negativity from the youth, from all the people, is basically from the youth of the India or the people they're having. They need to educate them of how to treat and how to accept change. इनका मानना यह है कि हिंदुस्तान का मंजरनामा तब्दील हो रहा है और इस अंदाज से तब्दील हो रहा है कि यहाँ मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से।
हमने इनसे बात की है और ये जाना है कि अगर वाकई नई जनरेशन, हमारी नई नस्ल बेदार हो जाए तालीम के लिए, सोशल चेंज के लिए, समाजी तब्दीली, समाजी परिवर्तन के लिए, तो एक इनकलाब बर्पा हो सकता है और इंटीग्रल से उन पैगामात की तरसील को यकीनी बनाया जा सकता है जिनसे सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को अमन का पैगाम जाएगा, अमन का संदेश जाएगा। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। बेंगलुरु के करीब सिरा शहर में हजरत मलिक रेहान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े ही अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खूबसूरत मंजर भी इस मौके पर देखने को मिल रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। कर्नाटक के तारीखी शहर सिरा में हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह का 368वां उर्स मनाया जा रहा है। उर्स शरीफ की रौनक, रहमत और बरकत पूरे शहर पर छाई हुई है। हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तारीखी अहमियत की हामिल रही है। बीजापुर के आदिल शाह और मुगल हुक्मरां औरंगजेब के दौरे हुकूमत में आपको सिरा का गवर्नर मुकर्रर किया गया। हजरत मलिक रेहान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अहाते में औरंगजेब के दुख्तर गोहर ताज की मज़ार शरीफ भी मौजूद है। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौरे खिलाफत में हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह शहर सिरा के गवर्नर बने और उसके साथ साथ उनकी एक लड़की जो 7 से 10 साल की उम्र के बीच में है, उसका इंतकाल हुआ। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की उनकी बेटी को यहाँ मदफन किए हैं हजरत मलिक रेहान पाशा के दरबार के बिल्कुल सामने। हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर भी रहे और उसके साथ साथ जो है वली कामिल थे और बहुत सारी जो है सिफात के मालिक रहे हैं। और उनके ज़माने में सिरा जो है बहुत जो है तरक्की हुआ है और जो कुछ आज हम इमारतें देख रहे हैं, बड़ी बड़ी तारीख़ी मसाजिद हैं, वो सारी की सारी जो है उन्हीं के ज़माने की जो है बनाई हुई है। हर साल माह रजब में हजरत मलिक रेहान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ इंतहाई अदब और अकीदत के साथ मनाया जाता है। दरगाह के अहाते में खुसूसी बाजार और मेला मुनक्किद होता है। ज़ायरीन के लिए लंगर का एहतमाम किया जाता है। रियासत के मुख्तलिफ शहरों से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अकीदतमंद उर्स में शिरकत करते हैं। दरगाह है कि हिंदू मुसलमान सब इस दरगाह पे तशरीफ लाते हैं और राजा के ज़माने में गलीब भी यहाँ आती थी और यहाँ के पूरे शहर सिरा के हिंदू मुसलमानों के वास्ते एक हर मन्नत यहाँ पूरी होती है।